हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 28 नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली? फर्स्ट, सुश्रुत संहिता और सब्जेक्ट लिखा है आयुर्वेद। सेकंड, बृहद संहिता, सब्जेक्ट में है एस्ट्रोलॉजी। एंड थर्ड है चरक संहिता, सब्जेक्ट में है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज किए गए हैं। मतलब कि सुश्रुत संहिता जो है वो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बनी गई है? मेडिसिन एंड सर्जरी के ऊपर बनी है। एंड चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद के ऊपर बनाई गई है। राइट। सुश्रुत संहिता जो है वो किसने लिखी है? महर्षि सुश्रुत ने लिखी है। बृहद संहिता जो है वो वराह मिहिर ने लिखी है। और चरक संहिता जो है वो अग्निवेश ने लिखी है आयुर्वेदा के ऊपर। राइट। तो मतलब करेक्ट पैर जो है वो सेकंड है, बी, सेकंड ओनली। आयुर्वेद के बारे में ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था, जिसके स्टार्टिंग में भगवान शिव का भी जिक्र किया गया है और उसी के साथ में यहाँ पे सुश्रुत संहिता को भी मेंशन किया गया है, बिकॉज इट इज द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आयुर्वेद सेक्टर को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसका विकास हुआ, तो ये सब चीजों के बारे में ये आर्टिकल में दिया गया है। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स? फर्स्ट, ट्रिप्स, दैट मीन्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। सेकेंड, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एंड थर्ड, बर्न कन्वेंशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों के अंदर इंडिया जो है वो मेंबर है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी विच डील्स विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर उसके बाद पेरिस कन्वेंशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट है। बर्न कन्वेंशन जो है वो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए बनाई गई है। दीज टू आर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, हाँ, मैनेज्ड ट्रीटी है। ये दोनों ट्रीटीज को विपो जो है वो मैनेज करता है। तीनों के अंदर इंडिया जो है वो मेंबर है। ये इसलिए न्यूज में है बिकॉज ऑफ रीन ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के लिए डब्ल्यूटीओ का क्या रोल होना चाहिए, तो उसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था, जहां पे ये सारी ट्रीटीज को मेंशन किया गया है। ट्रिप्स है, दोहा कॉन्फ्रेंस है, फिर उसके बाद ये पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये भी मेंशन किया गया है। उसी के साथ में यहाँ पे एक कंसेप्ट जो है उसको डिफाइन किया गया है। वो डब्ल्यूटीओ का कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, यहाँ से आपको कुछ डेफिनेशंस मिल जाएगी, कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे जो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? आईटी एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द मेन इंटेंशन टू इनेक्ट दिस एक्ट was to prevent and better deal with the large number of cyber crimes. Second, it gives legal recognition to digital signature. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब थोड़ा आप लॉजिक लगाएंगे कि आईटी एक्ट जो है वो कब बना था। आईटी एक्ट बना था 2000 में। अब 2000 ऐसा साल है कि उस टाइम पे उतने साइबर क्राइम्स तो होंगे नहीं। तो ये आईटी एक्ट बनाया गया, उसका मेन इंटेंशन क्या था? प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री। प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री was the main intention behind enacting this IT Act. साइबर क्राइम उसका एक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मेन इंटेंशन वो नहीं था। फिर लेटर ऑन जब जब साइबर क्राइम्स इंक्रीज होते गए, तब तब ये आईटी एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए।
तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, इट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू द डिजिटल सिग्नेचर। और ये डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर 2020 की प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वॉज टॉकिंग अबाउट द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। So the correct answer will be B, second only. So recently केरला गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको चलते काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो उसी के डिबेट को लेके ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था, विच टॉक्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी एक्ट। Question number 4, which of the following statement is or are correct about free trade agreements? First, it reduces and eliminates customs tariff and non-tariff barriers on substantial trade. Second, these are beneficial for exporters. And third, they do not cover intellectual property rights. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल की दो कंट्रीज है A एंड B, if both the countries have signed free trade agreement between them, so दोनों के बीच में जितने भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो हटाए जाएंगे। मतलब कि दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे के मार्केट्स को विदाउट एनी टैरिफ एक्सेस कर सकते हैं। सो इट रिड्यूसेस एंड एलिमिनेट्स कस्टम टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ये करेक्ट है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज बेनिफिशियल फॉर द एक्सपोर्टर्स, बिकॉज एक्सपोर्टर्स जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर वहां का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज A, 1 and 2। सो अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, तो उनके सामने कौन सी चुनौतियां होगी और इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड रिलेशंस अभी क्या होंगे, उसके चलते ये आर्टिकल दिया गया था कल के न्यूज़पेपर में, जहां पे कई बार FTA को मेंशन किया गया था, बिकॉज दोनों कंट्री के बीच में ये जो FTA नेगोशिएशंस जो है उसका कंक्लूजन अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रियम्बल ऑफ इंडिया? फर्स्ट, in Berubari Union case, Supreme Court states that preamble is a part of Constitution. Second, the amendability of Constitution was validated in Keshwanand Bharti case. Third, the preamble cannot prohibit powers of legislature. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज B, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए जब प्रीएम्बल की बात करें तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट होने पे काफी कंट्रोवर्सी रही थी, जिसके अंदर 3 केस जो है वो काफी फेमस है। फर्स्ट इज बेरूबारी यूनियन केस, उसके बाद है केशवानंद भारती केस, और उसके बाद है LIC ऑफ इंडिया केस। तो पहला केस जो है बेरूबारी यूनियन केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे ये लिखा है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दैट मीन्स इट कैन बी अमेंडेड। सो अमेंडेबिलिटी जो है उसको वैलिडेट किया गया केशवानंद भारती केस में। सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। फिर LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड वहां पे ये भी क्लियर हुआ कि प्रीएम्बल जो है इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर नॉर प्रीएम्बल कैन रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब कि ये कानून बनाने का सोर्स भी नहीं है और इसकी वजह से लेजिस्लेचर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आ सकता। तो मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट होगा। आंसर इज B, सेकेंड एंड थर्ड। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने प्रीएम्बल का कम्युनिटी रीडिंग जो है उसको लीड किया था, इस वजह से ये प्रीएम्बल जो है वो न्यूज में है। ये कल के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट टेक अवे फंक्शंस ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड,
Constitution forbids the legislature from discussing the conduct of any judge in the discharge of his duties. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ये स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म ये हाई कोर्ट से रिलेटेड था. मतलब कि हाई कोर्ट जो है वो अपने जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑर्गन है, दैट मींस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उनके फंक्शंस टेक ओवर नहीं कर सकते. राइट, तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड जो है वो भी करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 121 एंड 211 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर जो है वो किसी भी जज की ड्यूटी या फिर उसके कंडक्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता. वाइस वर्सा, एज पर द आर्टिकल 122 एंड 212, जुडिशियरी जो है वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, वहां की जो प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों के बीच में डिवीजन, सेपरेट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन जो है वो फॉरबिड किया है. तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट है. आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2. सो अभी आंध्र प्रदेश के अंदर ये हाई कोर्ट जो है उसके खिलाफ ये पिटिशन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है कि हाई कोर्ट हैज टेकन ओवर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. बिकॉज वहां पे अभी जो गेस्ट हाउस बन रहा है, तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उसका प्लान जो है वो हमें दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसके ऊपर वार्निंग भी दी थी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू आप एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं ले सकते. सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये एलिगेशंस लगाए हैं. इट हैज सीरियसली वायोलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. Question number 7. Which of the following statement is or are correct about Roshni Act? First, it is a land law of Union Territory of Jammu and Kashmir. Second, it envisaged the transfer of ownership of rights to rights of state land to its occupants. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. रोशनी एक्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का लॉ है जो 2001 में बनाया गया था. उस एक्ट का मेन प्रोविजन क्या था कि जो भी गवर्नमेंट की लैंड है जो गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई की है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो उसके ऑक्यूपेंट्स मतलब उनके जो ओरिजिनल मालिक है उनको वापस दी जाए. राइट, क्योंकि तब तक क्या हुआ था कि ओरिजिनल मालिक जो है उसके अंदर काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स है, उन्होंने ये जमीन जो है वो ले ली थी. तो मतलब उन्होंने ये जमीन जो है वो खुद को ही ट्रांसफर करने के लिए ये लॉ बनाया था. सो रिसेंटली हाई कोर्ट जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और उसके चलते उन्होंने गवर्नमेंट को ये भी ऑर्डर दिया था कि जितने जितने लोगों को आपने ये लैंड जो है वो ट्रांसफर की है, वापस दी है, उनके नाम आप पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दे. तो जब नाम पब्लिश किए गए फर्स्ट राउंड में, तो उसके अंदर काफी सारे पॉलिटिशियंस का नाम बाहर आया कि उन्होंने पॉलिटिशियंस के नाम पे ये लैंड जो है वो फिर से वापस दे दी है. राइट, उस पर्टिकुलर यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता, तो रेवेन्यू का मेन इंटेंशन ये था कि उसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो इसकी वजह से इस एक्ट का नाम रखा गया था रोशनी एक्ट. लेकिन इसको अभी हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है. तो उसके चलते ये काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो जमीन के मालिक थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अगेंस्ट दिस रोशनी एक्ट. Question number 8. Which of the following statement is or are correct about the latest trend of India's GDP? First, India has technically entered into a state of recession. Second, GDP contracted less than what was estimated. Third, quarterly results showed less contraction because of agriculture sector. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2. थर्ड जो है वो इनकरेक्ट. अब कंसेक्यूटिवली अगर 2 क्वार्टर के अंदर नेगेटिव डेटा आता है, दैट मींस टेक्निकली इंडिया जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन के फेज में है. जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.5%. एस्टिमेशन जो है वो अराउंड 10% का था, मतलब कि जो एस्टिमेशन है उससे कम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा.
अब इसका रीजन क्या है? जब हम रीजन देखते हैं तो ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वहां पे 0.6% का ग्रोथ हुआ है। दैट मीन्स ये जो कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इस वजह से आंसर होगा ए 1 एंड 2। तो ये क्वार्टरली डेटा तो आते रहते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीडीपी से रिलेटेड जितने कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए कि जीडीपी की मेथोडोलॉजी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए, उसको कौन डिक्लेयर करता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आज ही यहां से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज के न्यूज़पेपर से है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, right to take out processions under freedom of assembly can be exercised only on public land. Second, freedom of assembly under Article 19 of the Constitution can be restricted for the maintenance of traffic in the area concerned. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि आप प्रोसेशन मतलब कि आप रैली निकालते हैं प्रोटेस्ट के अंदर, सो इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड, ये करेक्ट है। किसी की प्राइवेट लैंड के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है उसके अंदर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले तो ये पीसफुल असेंबली होनी चाहिए, अनआर्म्ड होनी चाहिए, हथियार आप नहीं रख सकते। दूसरी चीज कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर ट्रैफिक मेंटेन करना है तो वहां पे भी ये आप फ्रीडम ऑफ असेंबली को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। सो अभी फार्मर्स जो है वो दिल्ली की बॉर्डर पे आ चुके हैं बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी फार्म लॉज रिसेंटली इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, रेगुलर बेल can be directed only by a court lower than the high court. Second, an anticipatory bail is granted when a person is yet to be arrested. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। रेगुलर बेल जो है, रेगुलर बेल का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो बेल ग्रांट की जाती है। सो इट कैन बी डायरेक्टेड बाय एनी कोर्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हाई कोर्ट से निचली कोई कोर्ट है वही डिक्लेयर कर सकती है। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड इज करेक्ट। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाने वाला है उससे पहले ही उसको अगर बेल मिल जाए तो उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। सो आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब राइट टू बेल जो है वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल। उन सभी को बेल मिलनी चाहिए, ये उनका राइट जो है उसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा। आप उनको एक दिन के लिए भी जुडिशियल कस्टडी में नहीं रख सकते इफ इट इज इनवैलिड। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।